की शुरुआत में हमें पशुपति नाम के एक आदमी का वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जो एक पॉलिटिशियन है। वो बताता है कि कैसे उसे पदवी मिली। फ्लैशबैक में हमें मायानदी नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो उस रीजन का एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। पशुपति इसी घर में नौकर था और उसका मिशन था वो किसी तरह मायानदी के इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से यूज करके एक पॉलिटिशियन बन जाए। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है। पशुपति का एक दोस्त होता है जिसका नाम है प्रकाशम। वो मायानदी की बेटी लक्ष्मी से प्यार करता है और लक्ष्मी भी उसे चाहती है। मायानदी के डर से दोनों रजिस्टर मैरिज करने का फैसला करते हैं, लेकिन रजिस्टर ऑफिस जाने के बाद दोनों मायानदी की अनुमति लेने का फैसला कर लेते हैं। वे जैसे ही रजिस्टर ऑफिस से बाहर आते हैं तो वहाँ पर मायानदी आ जाता है और प्रकाशम को पीटने लगता है। तभी मायानदी का दोस्त जगदीशन आकर उसे समझाता है कि बेटी की यही मर्जी है तो तुम्हें खुद उसकी शादी इस लड़के से करवा देनी चाहिए। तुम जैसा बड़ा आदमी सड़क पर लड़ने लगा तो लोग क्या समझेंगे। मायानदी भी इस बात को मान जाता है, लेकिन वो ये शर्त रखता है कि शादी के बाद प्रकाशम को मेरे घर में ही रहना होगा। प्रकाशम भी मानकर शादी कर लेता है। इनकी लाइफ खुशियों से भरी होती है और उनके जुड़वा बेटे होते हैं। एक का नाम अनबू, दूसरे का अरीबू। पशुपति को प्रकाशम से अब चिढ़ होने लग जाती है क्योंकि अब मायानदी तो अपने दामाद को इलेक्शन में टिकट दिलवाएगा, न कि पशुपति को। मायानदी और जगदीशन बात कर ही रहे होते हैं कि इलेक्शन में हम प्रकाशन को टिकट दिलवाएंगे। तभी पशुपति आकर कहता है कि आपने तो मुझे सीट देने का वादा किया था, उसका क्या। पर जगदीशन कहता है कि तुम्हें जल्दी क्या है, 2-3 साल बाद तुम्हें जरूर मौका मिलेगा, अब जाकर अपना काम करो। पशुपति गुस्से में एक साजिश करता है। वो प्रकाशम के पास जाकर उसे उकसाता है कि गाँव के लोग तुम्हें घर जमाई नहीं मायानदी का नौकर समझते हैं। फिर वो मायानदी की सेवा करते हुए उसके कान भरता है कि आपका दामाद तो आपकी इज्जत ही नहीं करता। इस तरह वो दोनों के बीच में फूट डालता है और प्रकाशम अपनी पत्नी को लेकर घर से निकल जाने की बात करता है, लेकिन लक्ष्मी अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती। फिर प्रकाशम अपने एक बेटे को लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन मायानदी और उसके आदमी बच्चे को छीन लेते हैं। रात को प्रकाशम सबसे छुपकर एक बच्चे को उठाकर बाहर आ जाता है और पशुपति जो सारा षड्यंत्र रच रहा था वो प्रकाशम को गाँव से निकलने वाली एक बस में बैठा देता है। तभी जगदीशन वहाँ पर आकर प्रकाशम को समझाकर घर लाने की कोशिश करता है, लेकिन पशुपति जगदीशन का गला काटकर उसे मार डालता है। फिर वहाँ पर दंगा फसाद जैसी सिचुएशन को क्रिएट करके पशुपति मायानदी को बताता है कि किसी ने जगदीशन का गला काट दिया। मायानदी अपने दोस्त को खोकर बहुत रोता है। फिर आखिरकार मायानदी पशुपति को इलेक्शन में टिकट दिलवा ही देता है और इस तरह मैं बन गया पॉलिटिशियन। हमें अपना फ्लैशबैक बताकर पशुपति अपना नरेशन खत्म करता है। यहाँ सीन होता है कट और हमें 24 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। गाँव में जाली कत्तू चल रहा होता है और पूरे गाँव में त्योहार का माहौल होता है। पास ही में एक मेडिकल कैंप चल रहा होता है जहाँ कायल नाम की एक डॉक्टर पेशेंट्स को देख रही होती है। दरअसल ये अनबू और अरीबू की कजन है। तभी वहाँ पर प्रकाशम का एक रिश्तेदार जिसका नाम सिंहराम है वो आकर कायल से जबरदस्ती बात करने लगता है। दरअसल कायल इसकी भी कजन है, लेकिन वो सिंहराम को इग्नोर कर देती है। अब उस त्योहार को देखते हैं जहाँ आसपास के गाँव के लोग सबसे बेहतरीन सांड लेकर आए होते हैं। गाँव के नौजवान उन्हें अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। अगला सांड अनबू का होता है जो आज तक किसी के काबू में नहीं आया और वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि इस साल तो हमें अनबू के सांड को एक सुई लगाकर खत्म कर देना चाहिए। तभी अनबू का सांड मैदान में आता है। खिलाड़ी उसे छूने से भी डर रहे होते हैं। फिर एंट्री होती है अनबू की जो अपने सांड को लेने आया है, पर वो देखता है कि सांड के शरीर में तो सुई लगी हुई है लेकिन ठीक से घुसी नहीं। वो चिल्लाता है कि ये किसने किया। तब दो आदमी भागने लगते हैं। अनबू उनका पीछा करता है। लक्ष्मी मायानदी से कहती है कि वो जरूर खून खराबे पे उतर आएगा, आप प्लीज उसको रोक लीजिए। मायानदी भी कह देता है कि बेटी मैं संभाल लूंगा, तुम घर जाओ। ये कहकर वो लक्ष्मी को भेज देता है, पर वो खुद भी अपने पोते के साथ उन आदमियों को चेस करके खूब धुलाई करता है। घर पर अब उसे लक्ष्मी डांटती है कि मैंने आपको अनबू को रोकने के लिए कहा था, लेकिन आप भी उसके साथ मिलकर उनको पीट गए। नाना और पोता न जाने कब सुधरेंगे। ये दोनों नाना और पोता कम दोस्त ज्यादा लग रहे हैं। अगले दिन अनबू का जन्मदिन होता है तो प्रकाशम के रिश्तेदार उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कायल के पिता डांटते हैं कि वो प्रकाशम का बेटा नहीं मायानदी का पोता है और मायानदी हमारा दुश्मन, उसका जन्मदिन मनाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ अनबू का दोस्त उससे पूछता है कि यार तुमने उन लोगों को कुछ ज्यादा नहीं पीट दिया, इतनी ताकत तुम में आई कहाँ से। अनबू कहता है कि जब मैं किसी को मारता हूँ ना तो उसकी जगह पर अपने बाप को इमेजिन करता हूँ, इसलिए इतना जम के पीट देता हूँ। दरअसल अनबू को अपने पिता से इतनी नफरत है। अगले सीन कनाडा में दिखाते हैं जहाँ प्रकाशम अब बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। एक चैनल के लिए वो इंटरव्यू देता है तो वे पूछते हैं कि आपकी फैमिली के बारे में बताइए। प्रकाशम बताता है कि मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। अब अनबू के जुड़वा भाई अरीबू को दिखाते हैं जिसे प्रकाशम 24 साल पहले यहाँ पर लेकर आ गया था। आज उसका जन्मदिन है तो केक कटिंग भी होती है। यह है अरीबू की बेस्ट फ्रेंड यालिनी। केक कट करके अरीबू अपनी माँ की फोटो के पास जाता है। दरअसल प्रकाशम ने इससे झूठ बोला होता है कि तुम्हारी माँ मर गई थी, इसलिए वो बहुत ही इमोशनल होकर अपनी माँ की फोटो देखने लगता है। प्रकाशम की दीदी कहती है कि इस बार तो उसे सच बता दो, पर प्रकाशम नहीं बताना चाहता। यहाँ गाँव में दिखाते हैं कई सालों से मंदिर का एक फेस्टिवल रुका हुआ है क्योंकि मायानदी और प्रकाशम के परिवार के बीच तकरार चल रही है और बात बात पर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ज्यादातर गांव वाले मायानदी के परिवार को ही सपोर्ट करते हैं और उन्हें ज्यादा इज्जत दी जाती है। इसी वजह से प्रकाशम के रिश्तेदारों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। सभा में सिर्फ अनबू के परिवार को बैठने के लिए चेयर दी जाती है। ऊपर से अनबू पैर पर पैर रखकर बैठा होता है। अब सिंगाराम चिल्लाता है कि पैर नीचे करो, लेकिन अनबू कौन सा उसकी बात मानने वाला था। अब इनके बीच दोस्ती कराने के लिए कलेक्टर तक आ जाता है, लेकिन मायानदी कहता है कि आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम इन लोगों के साथ मिलकर मंदिर का रथ नहीं खींचेंगे।
हम अकेले ही कर लेंगे। ये कहकर वे घर आ जाते हैं। यहाँ लक्ष्मी अपने पति की फोटो को साफ कर रही होती है तो अनबू गुस्से में कहता है कि इसी आदमी की वजह से आज नाना जी को प्रकाशम के परिवार के हाथ अपमान सहना पड़ रहा है और तुम हो कि उसकी फोटो को निहार रही हो। तभी मायंती अनबू को थप्पड़ मार देता है कि माँ से इज्जत से बात करो। अनबू रोता हुआ चला जाता है। लक्ष्मी दुखी हो जाती है कि मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है। मायंती कहता है कि ऐसा मत कहो बेटी, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। वहाँ कनाडा में दिखाते हैं तो अरिबू कॉलेज जा रहा होता है। प्रकाशम ने उसको 3 बॉडीगार्ड्स भी दिए होते हैं लेकिन वो मना करके चला जाता है और उसके कॉलेज में यालिनी भी पढ़ती है। इसी बीच वहाँ पर एक लड़का आता है और अरिबू उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो लड़का तो गुस्से में अरिबू को मारने जाता है लेकिन तभी एक प्रोफेसर आकर अरिबू को उसकी क्लास में भेज देता है। फिर वो एक स्टूडेंट से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो भी अरिबू को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। सिक्योरिटी भी अरिबू को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। अरिबू को शक होता है कि ये सब मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर क्यों रहे हैं। तब पता चलता है कि ये सब बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें अरिबू के पिता प्रकाशम ने अपॉइंट किया है। यार ये पापा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये सोचकर अरिबू परेशान हो जाता है। यहाँ सिंगाराम भी पॉलिटिक्स में आना चाहता है और पशुपति से मदद मांगता है। पशुपति भी दोनों ग्रुप्स के बीच फूट डालकर अपना पॉलिटिकल गेम खेलना चाहता है। वो सिंगाराम से कहता है कि तुम मंदिर का रथ जला दो, मैं तुम्हें अगले इलेक्शन में टिकट दिलवा दूंगा। सिंगाराम भी ऐसा करने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर अनुभू अपने दोस्त की शादी में जाता है तो वहाँ कायल भी आई होती है। अनुभू को उससे चिढ़न होती है क्योंकि वो अनुभू के पिता के साइड के रिश्तेदार है। वो कायल को बहुत चिढ़ाता है लेकिन कायल भी चुप नहीं रहती। इसी बीच सिंगाराम रथ को जलाने के लिए तैयार कर रहा होता है पर एंड वक्त पर अनुभू आकर उसको पीटने लगता है। पशुपति दूर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। इतने में मायंदी वहाँ पर आ जाता है तो पशुपति उसे रोकने की कोशिश करता है। मायंदी उसको थप्पड़ मारकर कहता है कि उन लोगों ने रथ को जलाने की कोशिश की और तुम मुझे रोक रहे हो। सबके सामने थप्पड़ खाकर पशुपति बहुत ही इंसल्टेड फील करता है। फिर मायंदी जल्दी से इस मामले को निपटा कर चला जाता है। सभी चले जाते हैं लेकिन पशुपति वहीं खड़ा रहता है और फैसला करता है कि इस अपमान का बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा। वहाँ कॉलेज में दिखाते हैं तो जो लड़का अरिबू को मारने आया था वो अरिबू के बारे में कुछ डिटेल्स कलेक्ट करके अरिबू की क्लास में आता है। वो कहता है कि मुझे लगा तुम बहुत रईस फैमिली से बिलोंग करते हो पर आज पता चला कि तुम्हारी औकात क्या है। ये कहकर वो एक फोटो डिस्प्ले करता है जिसमें अरिबू नहीं बल्कि अनुभू अपने नाना जी के साथ होता है। उन फोटो से अरिबू जान जाता है कि उसकी माँ जिंदा है। वो अपने पिता प्रकाशम पर गुस्सा होता है कि आपने माँ के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला। प्रकाशम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी वाइफ को मिस नहीं करता? बेटा तुमसे ज्यादा तो मैं मिस करता हूँ लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ हमारी जान को खतरा है। अरिबू कहता है कि मुझे माँ और अपने भाई को देखना है, उसके लिए मैं किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार हूँ। इस तरह अरिबू आकर इंडिया में अपने लोगों के पास गाँव में पहुँच जाता है। वहाँ एक डॉक्टर होता है जो अरिबू को अनुभू समझकर उसे गाँव में ड्रॉप करना चाहता है। रास्ते में अनुभू मार पीट कर रहा होता है। उसे देखकर डॉक्टर को शॉक लगता है कि अगर वो अनुभू है तो तुम कौन हो? मैं उसका भाई अरिबू हूँ। डॉक्टर कहता है कि अगर गांव वालों को पता चला तो मुझे यहीं पर काट फेंकेंगे। वहाँ अनुभू उन लोगों की मार खा रहा होता है तो अरिबू अपने भाई को बचाने जाता है लेकिन उसके 3 बॉडीगार्ड्स यहाँ भी पहुँच चुके होते हैं और वो अनुभू को बचा लेते हैं। अरिबू अनुभू को उठाने जाता है तो अनुभू अरिबू को देखकर अगले ही सेकंड बेहोश हो जाता है। कट करके हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि अनुभू बेहोश पड़ा है। लक्ष्मी और मायंदी उसे देखने आते हैं तो डॉक्टर कहता है कि चिंता मत कीजिए, इसे बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है, आप जरा बाहर जाइए। उनके जाने के बाद अनुभू जाग जाता है। दरअसल ये अनुभू नहीं अरिबू है। तभी वहाँ पर कायल आती है और डॉक्टर उसे सब कुछ बता देते हैं। अरिबू कहता है कि मैं अनुभू बनकर अपनी माँ के पास रहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। कायल भी मान जाती है लेकिन तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका देखकर वो एक पल में पता लगा लेंगे कि तुम अनुभू नहीं हो पर मैं तुम्हें ट्रेन कर सकती हूँ। ये कहकर कायल उसे अनुभू के वीडियोस दिखाती है कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे बोलता है। अरिबू भी थोड़ी बहुत सीख लेता है। वहाँ अनुभू को होश आता है तो वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ पर है। दरअसल वो अरिबू की जगह पर है कनाडा में। वहाँ अपनी माँ की फोटो को देखकर वो कंफ्यूज होता है। तभी प्रकाशम आ जाता है। वो बताता है कि तुम्हारा भाई अनुभू अपनी माँ के पास रहना चाहता था, इसलिए तुम्हें कुछ दिन यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। अनुभू जो अपने पिता से सख्त नफरत करता था वो कहता है कि अरिबू तो माँ के साथ बहुत खुश रहेगा लेकिन मैं यहाँ आपके साथ एक पल भी खुश नहीं रह पाऊंगा। यहाँ दिखाते हैं तो डॉक्टर मायंती को बताता है अनुभू ठीक हो गया है लेकिन कुछ दिन के लिए वो बात बात पे इमोशनल हो जाएगा, आप जरा उसको संभाल लीजिएगा। और तभी अरिबू अनुभू बनकर बाहर आता है और इमोशनल होकर नाना जी को गले लगा लेता है। फिर घर आकर अपनी माँ को देखते ही उसे बेहद खुशी होती है। इतने साल से वो माँ के प्यार के लिए तरस गया था और अब वो मिला है तो अरिबू बहुत खुश होता है। वो अपने पिता को कॉल करके कहता है कि यहाँ सब मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं, मैं सच बताने वाला हूँ इनको। पर प्रकाशम कहता है कि बस वही गलती मत कर देना बेटा, अभी जितना प्यार मिल रहा है उससे दोगुनी नफरत मिलेगी तुम्हें। तभी वहाँ पर अरिबू का सांड आ जाता है जिसे देखकर अरिबू डर के मारे कुएं पर बैठ जाता है। अब ये देखकर लक्ष्मी को साफ पता चल जाता है कि ये अनुभू नहीं है। वो कहती है कि तुम अरिबू हो ना? अरिबू कहता है हाँ माँ मैं अरिबू हूँ, लेकिन अनुभू कहाँ है? माँ वो पापा के पास एकदम सेफ है, तुम हमेशा उसके बारे में सोचती हो, तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई क्या? लक्ष्मी बेचारी रो पड़ती है कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के रोज याद आती है। अरिबू अपनी माँ को शांत करता है। गाँव में एक त्योहार मनाया जाता है जिसके बीच में मायंदी अरिबू से कहता है कि आज की घटना के लिए तैयार हो जाओ। अरिबू की समझ में नहीं आता कि घटना क्या होती है। वो गूगल पर सर्च करता है तो उसमें घटना का मतलब इंसिडेंट लिखा होता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि ये किस घटना की बात कर रहे हैं। डॉक्टर कहता है अरे यार यहाँ पर घटना का मतलब इंसिडेंट नहीं बल्कि युद्ध है, युद्ध, मारपीट घाट खून खराबा होने जा रहा है।
इतने में युद्ध शुरू हो जाता है। लड़ाई के बीच मायंदी एक वेपन उठाकर अरीबू की ओर फेंकता है, पर वो अनबू की तरह उसे पकड़ने के बजाय दूर हट जाता है। मायंदी को अब उस पर शक होने लगता है, लेकिन वो खुद ही इस युद्ध को निपटा देता है। उसे भी पता चल जाता है कि ये अनबू नहीं अरीबू है। अरीबू कहता है कि नाना जी, मैं आपको सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। मुझे अपने मुंह से नाना जी मत कहो, मैं सिर्फ अनबू का नाना जी हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ और अनबू को यहाँ भेजो। अरीबू कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए यहाँ पर आया था, अगर वो जाने को कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। लक्ष्मी रोते हुए कहती है कि सिर्फ अनबू मेरा बेटा है, तुम नहीं, तुम चले जाओ। और ये सुनकर अरीबू बहुत दुखी हो जाता है कि माँ ये क्या कर रही है। वहाँ कनाडा में दिखाते हैं तो अनबू अरीबू के बॉडीगार्ड्स के साथ खेल रहा होता है। वो पूछता है कि अगर मुझे किसी को मारने का मन करे तो क्या आप लोग मेरे लिए वो काम भी करेंगे? वो कहते हैं कि हाँ जरूर करेंगे। अच्छा तो जाओ मेरे बाप को पीटो। इसकी बातें सुनकर प्रकाशम को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ पर यालिनी आती है और कहती है कि मैं अरीबू की दोस्त हूँ। ये कहकर वो अनबू को गले लग जाती है। उसके जाने के बाद अनबू बॉडीगार्ड से पूछता है कि ये लड़की है कौन जो मुझे गले लगाकर चली गई। यहाँ से सीधा गाँव की तरफ दिखाते हैं, जहाँ अरीबू एक टेंट लगाकर रहने लग जाता है। मायंदी और गाँव वाले उसको जगह खाली करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपना लॉयर लेकर आ जाता है जो कहता है कि लीगली आप इससे गांव से नहीं निकाल सकते। पशुपति का पॉलिटिकल करियर भी अब मायंदी के इन्फ्लुएंस पर ही टिका हुआ था। वो मायंदी से कहता है कि एक फॉरेन कंपनी के लोग यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आ रहे हैं, अगर उनका प्रोजेक्ट चला तो यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। मायंदी भी कह देता है कि अगर इसमें आप लोगों की भलाई है तो फिर देर किस बात की, तुम उन्हें बुला लाओ। अरबू कायल को बताता है कि कनाडा में पापा और आंटी के अलावा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। यहाँ तो आधा गाँव मेरे रिश्तेदारों से भरा पड़ा है, लेकिन मुझसे कोई बात तक नहीं करना चाहता। वो लोग बात करे या ना करे, मैं तो हूँ ना। ये कहकर कायल स्माइल करके चली जाती है। फिर क्या था, दोनों का लव शुरू। वहाँ अनबू कोई आइटम नंबर बजाकर बॉडीगार्ड्स को नचा रहा होता है। तभी प्रकाशम का एक दोस्त घर आता है। अनबू उससे कहता है कि आप दिखने में तो बड़े डिसेंट लगते हैं, लेकिन इस आदमी से दोस्ती क्यों की आपने? ये तो अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर यहाँ बड़ा बिजनेसमैन बना फिर रहा है। प्रकाशम का दोस्त चुपचाप चला जाता है। प्रकाशम भी बहुत दुखी होता है कि बेटा कैसी बातें कर रहा है। अनबू अब नाना जी को कॉल करके कहता है कि आपने अरबू को वहाँ रहने ही क्यों दिया? मैं तो यहाँ अपने बाप की ऐसी की तैसी कर रहा हूँ, आप भी उसे इतना परेशान कीजिए कि वो भाग जाए। नाना जी भी उसकी बात मान जाते हैं। अरबू और कायल एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ सिंगाराम आ जाता है। वो अरबू को डांटता है कि इस वक्त तुम कायल के साथ क्या कर रहे हो? मेरी और इसकी शादी होने वाली है। कायल कहती है तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तो अरबू से शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर अरबू बहुत खुश होता है। सिंगाराम फिर उसको वॉर्न करके चला जाता है, लेकिन तभी एक गैंग आकर अरबू का टेंट उखाड़ देती है और उसे पीटने भी लगती है। दरअसल इन्हें मायंदी ने यहाँ भेजा था, लेकिन तभी वहाँ पर अनबू का सांड आ जाता है, जिसको देखकर वो गैंग भाग जाती है। सांड अरबू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कायल कहती है कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अरबू भी कह देता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगले दिन उखड़ा हुआ टेंट को देखकर पशुपति और मायंदी दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं। अब उस फॉरेन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए गांव की सभा बैठती है। मायंदी गांव वालों से उस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उनकी सहमति मांगता है। वे भी मान जाते हैं कि इसमें गांव की भलाई है, लेकिन तभी अरबू आकर उस प्रोजेक्ट की कमियां पॉइंट आउट करता है। तो लक्ष्मी भी कहती है कि अरबू ठीक कहता है, हमें जरा सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। मायंदी भी पशुपति को मना कर देता है। अब पशुपति चिढ़ जाता है कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता तो मेरे लॉकर में करोड़ों रुपए जमा हो जाते और मैं मायंदी की मेहरबानी के बिना ही इलेक्शन में जीत जाता। इस बूढ़े ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पर कायल अरबू को अपने घर पर लेकर आती है और अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। उन्हें अरबू बहुत पसंद आता है और वे उसके पिता से बात करना चाहते हैं। अरबू वीडियो कॉल पर अपने पापा से उन सब की बात भी करवाता है, पर कायल के पिता नाराज होते हैं और अरबू उनसे बात करके उन्हें भी शादी के लिए कन्विंस कर ही लेता है। एक तरफ अरबू और कायल की जोड़ी बन जाती है तो वहाँ कनाडा में अनबू और यालिनी के बीच भी प्यार हो जाता है। अगले दिन अरबू कायल के साथ बात कर रहा होता है तो एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अरबू की माँ लक्ष्मी घायल हो जाती है। तभी अरबू अपनी माँ को एक्सीडेंट वाली कार से उठा लेता है। इतने में मायंदी अपनी कार लेकर वहाँ आता है और अरबू माँ को उनकी कार में बैठा लेता है। फिर भी लक्ष्मी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन तभी अरबू देखता है कि एक और आदमी भी एक्सीडेंट में घायल पड़ा है। अरबू उसे भी उठाकर गाड़ी के पास लाता है और अपने नाना जी को कार से उतारने के लिए कहकर उस आदमी को अंदर लेटा देता है। ये सब देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं। सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर लक्ष्मी और उस दूसरे आदमी को बचा लेते हैं। यहाँ पर पशुपति आकर अरबू को डांटता है कि तुमने उस आदमी को मायंदी की कार में क्यों चढ़ाया, वो दूसरी जात का है। अरबू कहता है हाँ मुझसे गलती हो गई। ये कहकर वो सबके सामने डॉक्टर से पूछता है आपने मेरी माँ को जो ब्लड दिया था वो हमारी जात वाले का था ना कि दूसरी जात का? डॉक्टर भी चिल्लाता है कि अबे पढ़ा लिखा होकर तो ऐसी बातें कर रहा है। अरबू कहता है कि अगर आपने मेरी माँ को दूसरी जात का खून चढ़ाया है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। और ये सुनकर मायंदी गुस्से में अरबू को मारने लगता है कि तुम अपनी माँ को मारने में तुले हो। अरबू कहता है कि नाना जी वाह, जब दूसरों की बारी आए तो जात पात और जब अपनी बारी आए तो बस कोई जात पात नहीं। क्या इस तरह की बेवकूफी करते रहेंगे आप लोग? आपने मेरे भाई अनबू को भी यही शिक्षा दे रखी है, इसी वजह से वो हर जगह मारपीट करता रहता है। कम से कम अब तो आप लोग बदल जाइए। वैसे दोस्तों अगर आपको अरबू की ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अब अनबू का दोस्त जो अरबू से बात तक नहीं करता था वो कहता है कि हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज तक मैं भी ऐसे ही गलती कर रहा था, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो अरबू को गले लगा लेता है। दूसरी ओर पशुपति उस फॉरेन कंपनी को बता देता है कि गांव वाले प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव चाहते हैं। कंपनी का मालिक भी उसके लिए मान जाता है। पशुपति बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। तभी वहाँ पर अरबू आता है। वो कहता है कि अब तक इस गाँव में जाति के आधार पर जो भी लड़ाई दंगा
फसाद हुआ उन समय तुम्हारा हाथ नजर आता है। आज एक्सीडेंट भी हुआ वो तुमने ही करवाया, ये भी मैं जान चुका हूँ। पशुपति भी मान लेता है कि हाँ मैं अपनी पदवी को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरिबू कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अब पशुपति ठान लेता है कि इससे पहले अरिबू कुछ करे उसे खत्म करना होगा। वहाँ कनाडा में दिखाते हैं तो अनबू प्रकाशम के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और वो बात बात पर अपने पिता को ताने मारता है। प्रकाशम की दीदी गुस्से में चिल्ला देती है कि अपने पिता से ऐसे बात करोगे तुम। इस पर अनबू बरस पड़ता है कि जिस तरह आपको गुस्सा आ रहा है बचपन में मुझे भी बहुत गुस्सा आया जब लोग मुझसे पूछते थे ना कि तुम्हारा बाप कहाँ है, क्या करता है। मैं उन्हें कुछ कह नहीं पाता था। अपमान से डरकर मैंने स्कूल जाना तक बंद कर दिया। अगर मैं ऐसा हूँ तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता है और कोई नहीं। ये कहकर अनबू गुस्से में घर से निकल जाता है पर प्रकाशम उसको रोककर माफी मांगता है। बाप बेटा फिर एक जगह बैठकर बातें करते हैं। प्रकाशम कहता है कि उस वक्त मैंने जो किया ठीक नहीं किया बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी मजबूरी थी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहकर प्रकाशम चला जाता है। अब धीरे धीरे अनबू भी अपने पिता को समझने लगता है। यहाँ पर गाँव में दिखाते हैं तो लक्ष्मी कायल के घर जाकर उसके पिता से बात करती है। दरअसल वो अपने बेटे अरिबू के लिए कायल का हाथ मांगने आई है लेकिन कायल कहती है कि शादी के बाद आपके बेटे को घर जवाई बनकर रहना होगा। लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है कि मायंती की बेटी आपके घर आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोल दे। ये कहकर वो बाहर आ जाती है जहाँ अरिबू बैठा होता है। अरिबू पूछता है कि माँ आज तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? उस दिन आपके पिता ने भी तो मेरे पापा को घर जवाई बनकर रखा था, तब आपको बुरा क्यों नहीं लगा? लक्ष्मी बिना कुछ कहे चले जाती है। अब पशुपति उस प्रोजेक्ट का नया प्लान दिखाता है जो कि लक्ष्मी को भी ठीक लगता है और वो प्रोजेक्ट का काम शुरू करने के लिए कह देती है। अब पशुपति के आदमी सिंगाराम को उकसाने लगते हैं। जिस लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते थे उसके साथ तो अरिबू घूम रहा है, शायद उनकी शादी हो जाए। ये सुनकर सिंगाराम को गुस्सा आ जाता है और वो अरिबू को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाता है। एक दिन अरिबू अनबू के दोस्त के साथ बाइक में जा रहा होता है तो सिंगाराम और पशुपति के आदमी दोनों पर अटैक कर देते हैं। वे अरिबू पर चाकू चलाने वाले होते हैं लेकिन अरिबू ऐन वक्त पर उसे पकड़ लेता है। ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि अरिबू तो ऐसा नहीं कर सकता और तब पता चलता है कि ये अरिबू नहीं अनबू है। वो सबको खूब पीटता है। इसी बीच पशुपति के आदमी सिंगाराम को मारने की कोशिश करते हैं ताकि इसका इल्जाम अनबू पर लग जाए लेकिन अनबू सिंगाराम को भी बचा लेता है। तब जाकर सिंगाराम को समझ में आता है कि पशुपति उसे डबल क्रॉस कर रहा था। अनबू पशुपति के आदमी को मारकर भगा देता है। फिर वो सिंगाराम को समझाता है कि अगर तुम्हें नेता बनना ही है तो पहले लोगों की भलाई करो, वे खुद ही तुम्हें अपना नेता बना लेंगे। इस बार के इलेक्शन में मेरी बजाय तुम ही खड़े हो जाओ, मैं नाना जी से बात कर लूंगा। और अब प्रोजेक्ट लॉन्च का फंक्शन होता है तो मायावती को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जाता। तब पशुपति स्टेज पर आकर कहता है कि आप किसी पदवी पर तो है नहीं, मेरे स्टेज में आपको कैसे अलाउ करे? वो पीछे एक प्लास्टिक चेयर पड़ा है, जाकर उस पर बैठ जाइए। मायावती गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें इस पदवी पर मैंने बैठाया और आज तुम मेरा अपमान कर रहे हो। पशुपति कहता है कि मालिक आप एकदम बुद्धू है, आप तो ये भी नहीं जान पाए कि मैंने आपका इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मुझे आपके इन्फ्लुएंस की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आने वाले इलेक्शंस में अपनी पदवी को बनाए रख सकता हूँ। ये सुनकर मायावती बहुत दुखी होकर दूर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर अनबू आता है। पहले तो मायावती उसे अरिबू समझता है लेकिन अनबू उसे सच बता देता है और कहता है नाना जी जब तक हमारा परिवार बिखरा पड़ा रहेगा पशुपति जैसे लोग हमारा फायदा उठाएंगे, हम सबको एक हो जाना चाहिए। स्टेज पर पशुपति उस फॉरेन कंपनी के मालिक को माला पहनाने जाता है तो वो कहता है कि सर मैं मालिक नहीं हूँ, असली मालिक तो वहाँ कार में आ रहे हैं। पशुपति भी स्टेज से उतरकर उस कार के पास जाता है जिसमें से उतरता है प्रकाशम। पशुपति एकदम शॉक लेकिन फिर भी वो उसे माला पहना देता है। अब अरिबू पशुपति पर हंसकर अपनी माँ और पिता के साथ स्टेज की ओर चलने लगता है। और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कुछ देर पहले हुआ क्या था। अनबू और अरिबू एक हो गए थे और उन्हें एक साथ देखकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है। इतने में वहाँ प्रकाशम भी आ जाता है और अब लक्ष्मी इमोशनल होकर रो पड़ती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं तो प्रकाशम स्टेज पर होता है। मायावती को वो स्टेज पर बुलाता है कि ये आपकी ही कंपनी है। मायावती खुश होकर स्टेज पर आकर प्रकाशम को गले लगा लेता है। मुसीबत में परिवार को बिछड़ना नहीं, एक होना चाहिए, तभी पशुपति जैसे लोग हमारा फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों पशुपति अंकल, मैंने ठीक कहा ना? ये लीजिए पुलिस भी आ गई आपको ले जाने के लिए। ये कहकर अरिबू हंसने लगता है। तभी पुलिस पशुपति को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने कई प्रोजेक्ट्स के लिए घूस ले रखी थी। इस तरह मायावती और प्रकाशम का परिवार एक हो जाता है और आखिर में सब मिलकर मंदिर के